हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जूलॉजी का एक नया चैप्टर पोषण यानी न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और आसान चैप्टर है, क्योंकि आप पहले से भी इस चैप्टर के बारे में कई जगह कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, लिपिड सारी चीजें पढ़ रखे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिफ्रेश किया जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस बने। और कुछ चीजें नई भी आएंगी, लेकिन मैं आपको एहसास ऐसा नहीं होने दूंगा कि वो आपके लिए नई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन शैली में आपने उस चीज को देख रखा होगा। ठीक है, चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में इसको छोड़कर मत जाइएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोषण होता क्या है भैया। क्या है न्यूट्रिशन, क्या है पोषण? तो आप खाना खाते हैं, यस। खाना पचाते हैं, यस। खाना अवशोषण होता है, यस। यही सब प्रक्रिया सब मिलाकर के क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये उन सभी क्रियाओं का कुल योग है। कौन? पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो कि भोजन के अंतर्ग्रहण, भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं, इंजेशन करना। पाचन, डाइजेशन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, अवशोषण होता है। और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित, अब जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकालोगे ना भैया, पॉटीफिसिस जो कहते हैं ना, स्टूल पास आउट करना, मल त्याग करना, तो वो सारी चीजें करेंगे। इन सभी क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक, अब पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बचपन से पढ़ रखे होंगे, स्वपोषण एंड परपोषण, है कि नहीं? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी नाम से पता चल रहा है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहेंगे। और वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जबकि अपने भोजन के लिए किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, अन्य सोर्स पर निर्भर होते हैं, तो उसको हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है कि जीव अपना भोजन, देखिए स्वपोषी में क्या बोल रहा है, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं सभी अपना खाना खुद बनाते हैं। और क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा कोई भी हरा पौधा खाना बना पाता है, वो किस क्रिया के द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ? प्रकाश एक सेकंड रुक जाओ, फोटोसिंथेसिस लिख देता हूँ, सबको समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोलोगे बहुत हिंदी लिखते हैं सर। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, चलिए समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वपोषण क्या है? वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से वो खाना खुद बना पाता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल नीचे जड़ से लिया जाता है और ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना लेता है हरा पौधा, है कि नहीं? और कुछ एक कोशिकीय जीव भी हैं जो कि खाना खुद का खुद बनाते हैं, जो कि एग्जाम्पल याद रखिएगा। यूग्लिना, मैंने पहले पढ़ा रखा है यूग्लिना के बारे में। यह एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है। कितना बड़ा वर्ड बोल दिए। यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। प्लस ये प्रोटिस्टा होता है ना। और प्रोटिस्टा जब भी होगा तो हमने पढ़ा रखा है कि प्रोटिस्टा जब भी होता है तो वो क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो गया। और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि एकमात्र ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है जो कि यूग्लिना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। तो क्लेमाइडोमोनास भी एक एल्गी है और वॉल्वॉक्स भी एक एल्गी है। एल्गी यानी शैवाल, और ये पादप जगत से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, जिस वजह से क्या है, ये स्वपोषी होते हैं। और यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब ये एग्जांपल्स वगैरह याद रह जाएंगे। अब परपोषी में जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। अब परपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स कह दिए। अब हेटेरोट्रॉप्स जो है ना, परपोषी अलग दो प्रकार के होते हैं। परपोषी जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, एक होता है पैरासिटिक, जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और एक होता है सैप्रोफिटिक। क्या होता है? सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? मृतोपजीवी। क्या हुआ? मृतोपजीवी।
मृतोपजीवी, तो जो जीवों पर, जीवित जीव पर निर्भर करे, जीवित चीज पर निर्भर करे, उसको हम लोग पैरासिटिक कहेंगे। और जो सड़े गले चीजों पर निर्भर करे उसको पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक कहेंगे। तो पैरासिटिक का एग्जांपल आप मान सकते हैं, जैसे कि सर पे जू है, ये सब क्या है, पैरासिटिक है। हम लोग का खून से होता है ना इसका, मच्छर, ये सब क्या है, पैरासिटिक है। लेकिन मृतोपजीवी सड़े गले चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप देख लीजिए कवक, कवक कहाँ उगता है, सड़े गले पुआल वगैरह पे, है कि नहीं। तो वही सारी चीजें हैं, तो वही एग्जाम्पल में है। जैसे कि परजीवी के तौर पे अगर बात करें, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। परजीवी को इंग्लिश में पैरासिटिक कहते हैं, मृतोपजीवी को सैप्रोफिटिक कहते हैं। तथा कीटहारी पौधे, कीटहारी पौधा जैसे कि पीचर प्लांट, वैसा प्लांट जो कि क्या कहते हैं, इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको घटपर्णी का पौधा क्या कहते हैं हिंदी में, घटपर्णी, घटपर्णी का पौधा या तो पीचर प्लांट होता है। ठीक, मानव भी एक प्रकार का क्या है, परपोषी जीव है, हेटेरोट्रॉप्स है। हम लोग भी हरे पौधे के ऊपर निर्भर है ना, चावल, आटा, गेहूं, आलू कहाँ से आता है, हरे पौधे से आता है। हम लोग भी एक प्रकार के क्या है, परपोषी जीव है। अब हम लोग थोड़ा सा भोजन के बारे में पढ़ते हैं, फूड। आखिर भोजन क्या है, तो भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत एवं जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। भोजन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो कोई भी जीव अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी मिलता है। कि कोई सेल डेड हो गया, उसको रिपेयर होने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है, वो मरम्मत के लिए, कोई भी जीवन क्रिया का संचालन होना है, उसके संचालन हेतु क्या होता है, भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। भोजन जो होता है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो भोजन में सिर्फ आप दाल तो नहीं खाते, चावल नहीं खाते, दाल, भात, चोखा, अचार, पापड़, तिलवरी सब चीजें खाते हैं। तो काफी सारी चीजों से मिलाकर एक भोजन तैयार होता है। ठीक है, तो मैं दाल भात का एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली साइंटिफिक देखे तो जो भोजन के अवयव होते हैं, जैसे कि दाल में आपका प्रोटीन हो गया, क्या कहते चावल में कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आप तिलवरी खाएं, तिलवरी को तेल में छाके तो उसमें वसा आ गया। तो इस तरीके से वहां पे आपको मैंने भोजन के अवयव के बारे में समझाया। तो मेनली जो भोजन का अवयव होता है वो 7 होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वो 7 कौन कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, विटामिन है, जल है और मोटा चरा यानी रफेज है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वसा के बारे में अलग से पढ़ेंगे। वसा को आप लोग फैट या लिपिड भी कहते हैं, फैट या लिपिड भी कहते हैं। प्लस प्रोटीन हो गया, खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। विटामिन हो गया, जल हो गया, मोटा चरा रफेज। रफेज मतलब समझते हो, रफेज जैसे कि आप नारंगी वगैरह खाते हो तो उसमें रस्सा रस्सा टाइप का निकलता है ना, वही रफेज है। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन को साफ करने में हेल्प करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही बात है, देखो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सारी चीजें हो गई ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड याद रखिएगा, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले पढ़ते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीटली हम लोग किसके लिए होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके लिए चीजें नहीं होंगी, अभी तक आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का मैक्सिमम काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही तो करता है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया, तो आलू में, चावल में, है ना, ये सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा इसका केमिकल नेचर पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में आखिर क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब इसमें पॉली मतलब बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तथा कीटोन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। और इसमें और ये किससे किससे मिला हुआ है, तो 3 चीज से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बना हुआ है, CHO, है ना, CHO ऑफिसर होता है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वही याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, CHO से बना होता है। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2:1 होगा। जैसे कोई एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लीजिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे एनर्जी मिलता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, C6H12O6। अब इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यस। अब इसका अनुपात क्या है, तो कटवाइए, 6 6 12, 6 तो 1:2:1 आ गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 आ गया।
तो कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो वो किससे बनाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन से होता है, और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है। अब सामान्य सूत्र की बात करें, जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, तो CnH2O का होल n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट करता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को निर्भर करता है, सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि परमाणुओं। यहाँ पे कार्बन का परमाणु, यहाँ पे वाटर का परमाणु को निर्भर के कहते बताएगा, है ना। तो n क्या है, परमाणुओं की संख्या को निर्धारित करती है। ओके। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि वसा भी ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और एनर्जी के मामले में फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन हम लोग ज्यादा यूटिलाइज किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फैट ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी तो ज्यादा है ना, बहुत सारी बीमारियां भी तो काउज करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का साइड इफेक्ट बहुत कम। ये ऑक्सीकरण के पश्चात जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 में ऑक्सीजन एक्ट करता है ना। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, है ना। आपके शरीर में खून में C6H12O6 है, ग्लूकोज है ना। खाना खाएं भैया, कार्बोहाइड्रेट खाएं, वो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, आप सांस लिए, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड के पास गया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके अब क्या बना देगा, तो CO2 बना देगा, प्लस वाटर बना देगा, प्लस ATP बना देगा। क्या बना देगा, ATP बना देगा। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और एनर्जी हमारा इसी फॉर्म में बनता है। जैसे आपके पास कहेंगे कितना पैसा है, कहेंगे ना 10 रुपया, तो रुपया के फॉर्म में पैसा को गिनते हैं, उसी तरीके से एनर्जी को ATP के फॉर्म में गिना जाता है। ठीक है, और जो वाटर है वो बॉडी में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है सांस छोड़ करके। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो लगभग कितना जूल एनर्जी बनता है, तो 17 किलो जूल एनर्जी बनता है, अथवा उसी को अगर कैलोरी में बात करें तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है ये सब, जूल, कैलोरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें में आपको ध्यान रखना है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 to 80% ऊर्जा किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारे फूड का जितना भी ऊर्जा होता है उसमें से लगभग 60 to 80% ऊर्जा किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग कितना परसेंट भाग है, 1% भाग है। कभी तक सारी चीजें याद हो रही हैं? देखिए ध्यान से मैं समझाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन का होता है बना हुआ, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। और इसमें क्या रेशियो होता है, 1:2:1। कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ग्लूकोज के फॉर्मूले से आपको बता दिया है। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2O होल n होता है, और n यहाँ परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है एनर्जी के लिए, और वसा और कार्बोहाइड्रेट में कंपैरिजन किया जाए तो वसा शरीर में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हम लोग वसा ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के एबनॉर्मल सिचुएशंस को क्रिएट करता है वसा। ठीक है, हमारे भोजन का कुल ऊर्जा का लगभग 60 to 80% कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शर्करा के आधार पर, अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 प्रकार से बांटा जाता है, मैं बताता हूँ। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। सॉरी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो होता है जो एक शर्करा के अणु से है, सिर्फ सिंगल यूनिट का बना हुआ है, तो वो मोनोसैकेराइड हो गया। डाइसैकेराइड वो होता है जो 2 यूनिट से आपस में मिलकर बना हुआ है, 2 को ग्लूकोज यूनिट लगा हुआ है, उसको डाइसैकेराइड कह देंगे। पॉलीसैकेराइड जो मोर देन 2 है, तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कह देंगे। अब कुछ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल और क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं।
दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेक्राइड सबसे सरल इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ एक यूनिट का बना होता है। यह केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। सही बात है भैया। जैसे कि आपका हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्या क्या हो गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज इज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या क्या हो गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जबकि अगर बात करें डाइसेक्राइड की, तो डाइसेक्राइड क्या होता है? यह मोनोसेक्राइड की दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई अलग यूनिट नहीं है। क्योंकि देखो विनीत जी फोन आ रहा है। विनीत, विनीत एक सेकंड रुक जाना भाई, फोन आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो डाइसेक्राइड जो है आपका वो किससे बना होता है ना? तो मोनोसेक्राइड के दो यूनिट। जैसे देखिए मोनोसेक्राइड हमने क्या बोला? एक यूनिट से बना हुआ है। तो यही जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, अब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएगा तो ये एक डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेगा। समझ रहे ना? तो वही चीज का एग्जांपल है। देखिए कि दो ग्लूकोज के कहते हैं कि सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड का एग्जांपल है। जैसे कि चीनी, शहद में सुक्रोज पाया जाता है। माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज जो मिल्क में शुगर पाया जाता है वो लैक्टोज शुगर पाया जाता है। माल्टोज, है ना? ये सारी जैसे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलाकर के क्या बनते हैं? माल्टोज बनते हैं, है ना? तो मैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन हुआ। तो डाइसेक्राइड कब बना? जब दो गो क्या हुआ? मोनोसेक्राइड बन जाता है, जुट जाता है आपस में, तो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। मेरे लिए आपको एग्जांपल याद रखना है। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या क्या भैया? मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है? GFG, समझ रहे ना? GFG याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में आपको याद रखना है SML, डाइसेक्राइड SML। तो S मैंने सुक्रोज, M मैंने माल्टोज, L मैंने लैक्टोज। अब पॉलीसेक्राइड की बात करें, ये बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बना होता है और आपस में सभी किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े होते हैं। पॉलीसेक्राइड में बहुत सारा मोनोसेक्राइड होगा और सारे मोनोसेक्राइड आपस में किस बंध से जुड़े होंगे? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है किस बंध से? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ने से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका क्या? सेल्यूलोज। याद है सेल्यूलोज के बारे में? सेल्यूलोज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से ही तो बना होता है। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, जो कि यकृत में हमारा स्टोर होता है ना? ग्लूकोज, आपको कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन है। और कहाँ स्टोर होता है? यकृत में होता है। काइटिन, जो कि आर्थ्रोपोड के कवच में पाया जाता है ना? और फंगाई, है ना? फंगाई का सेल वॉल किससे बना होता है? कवक का सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन से ही तो बना होता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेक्राइड है। जैसे हाइल्यूरोनिक अम्ल, है ना, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये सब पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। तो मैं अभी क्या समझाया? मोनोसेक्राइड समझ में आया? कोई एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल है, एक अणु से बना होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, GFG। बस ये तीन को याद रख लो भैया मोनोसेक्राइड में, ठीक है? और सारा जो इसके अलावा है वो डाइसेक्राइड हो जाएगा। जैसे कि डाइसेक्राइड में क्या क्या हो गया? SML याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और इसके अलावा जो भी बच जाता है, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, वो सब किसमें आ गया? पॉलीसेक्राइड में। जैसे क्वेश्चन बनाइए, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसेक्राइड नहीं है? मोनोसेक्राइड नहीं है। तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा से। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम ट्रिक हमने क्या बताया था? GFG, है ना? गर्लफ्रेंड क्या गो बनाते हैं? ए गो बनाना चाहिए। तो GF, है ना? मोनो माने एक, तो गर्लफ्रेंड क्या को बनाएंगे? एक। तो GF एक ही बनाना चाहिए जी। तो GFG, ठीक है? मोनोसेक्राइड GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों हैं। और ये तीनों क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो कौन सा क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड नहीं होगा? तो लैक्टोज ही तो नहीं होगा। जब ये तीनों मोनोसेक्राइड है तो ये तीनों ये नहीं होगा। अब ये क्या है? तो याद है डाइसेक्राइड का एग्जांपल? डाइसेक्राइड SML बताए थे ना, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये L क्या था? लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर यानी कहने का मतलब हुआ कि दूध में पाया जाने वाला जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो लैक्टोज है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखिएगा। अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। तो भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं, जैसे कि सेल्यूलोज,
है ना। अब सेल्यूलोज के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। ये पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। हमने बता दिया कि पौधा का जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे कि कपास, कागज शुद्ध सेल्यूलोज के बने होते हैं। कपास क्या है? पौधा है। कागज भी किससे बनता है? पेड़ पौधा से बनता है। तो वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यह ग्लूकोज का बहुलक है। हमने पहले ही बता दिया ये एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो बहुत सारा क्या कहते हैं? और पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। और मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या क्या था? मोनो माने एक, तो गर्लफ्रेंड एक बनाएंगे तो GFG। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इसमें से एक मोनोसेकेराइड क्या था? ग्लूकोज। तो जो बहुत सारा ग्लूकोज आपस में, जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो ग्लूकोज का बहुलक बोलने का मतलब हुआ ना कि जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और याद रखिएगा सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज आपस में जुड़ता है वो किस बंध के द्वारा जुड़ता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ता है। ठीक है। जैसे कि पशुओं में, हम लोगों में सेल्यूलोज को पाचन करने वाला क्षमता नहीं है, इसलिए इस वजह से हम लोग सीधा गाय भैंस बकरी के जैसा घास नहीं चबा सकते हैं, पेट खराब हो जाएगा उससे। जैसे गाय भैंस बकरी आदि ये सब क्या है? सेल्यूलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं शर्करा, शुगर की। ये मीठा क्रिस्टलीय सफेद जल में घुलनशील पदार्थ है। शुगर क्या है? चीनी। तो चीनी क्रिस्टलीय होता है और जल में घुलनशील होता है। मुख्यतः यह फलों में पाया जाता है। क्या है? फलों में पाया जाता है मीठा, है ना। मैं एग्जाम्पल के लिए चीनी दिया हूं, ऐसा नहीं कि फल में चीनी पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा है। ग्लूकोज क्या है? शर्करा का एक्स्ट्रा यूनिट है। यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर में अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित करता है। तो जो ग्लूकोज है हमारा, उसको किस रूप में स्टोर किया जाता है हमारे बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में। आप मान लीजिए आज ज्यादा खा लिया, जरूरत नहीं है, और किसी दिन फास्टिंग करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए हमारा शरीर क्या करता है? बहुत तेज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे आम को रखना है तो आम का सुखौता बना के रखोगे ना, आम रखोगे कच्चा खराब हो जाएगा, तो आम को सुखौता बना दिया जाता है, अचार बना दिया जाता है ताकि खराब नहीं हो, है ना। वही बात है, ग्लूकोज ऐसे रखेंगे तो यूटिलाइज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। और कुछ कुछ कभी कभी वसा में तब्दील करके उसको रख लेते हैं। यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। मान लीजिए कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया, यही ग्लाइकोजन फिर टूटेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा और ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनाएगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर देगा। बताइए ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? तो पेनक्रियाज करता है। याद है? पेनक्रियाज में अल्फा सेल और बीटा सेल, है ना। बताइए तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? तो पेनक्रियाज का अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। और ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। अभी हमने बताया क्या कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और बढ़ाना है तो ग्लूकागॉन काम करेगा। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन कहेगा भैया जितना भी लीवर में ग्लाइकोजन है उसको तोड़ो और ग्लूकोज में बदलो। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का, करवाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन, समझ रहे ना। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे करेगा? तो ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज हो गया है तो उसको बोलेगा भैया सब ग्लूकोज को पैक करके ग्लाइकोजन में बदलो और जाकर के यकृत में रखो। ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल करता है, समझ गए। चलिए, तो स्टार्च की बात कर रहे हैं तो पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। जैसे हम लोगों में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन में। तो पशुओं में जो होता है, मानवों में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जबकि पौधों में ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसीलिए आलू में कभी नहीं बोला जाता कि ग्लूकोज पाया जाता है या ग्लाइकोजन पाया जाता है, उसमें बोला जाता है स्टार्च पाया जाता है, क्योंकि आलू क्या है? एक प्रकार का पौधा है। तो पादप कोशिकाओं में ये संग्रहित पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से ये एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। किसका है? एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का, जिसमें कि एमाइलोज 1 होता है और पेक्टिन 4 के अनुपात में होता है। तो 1:4 होता है इसका अनुपात, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। और ये तनु HCl यानी डाइल्यूट HCl के द्वारा ग्लूकोज में अपघटित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, क्योंकि हार्मोन है। कुछ पौधों की जड़ों व कंदों में पाए जाने वाला ये स्टार्च है जो फ्रक्टोज में जल अपघटित हो जाता है। बस नॉर्मल सी बात थी। अब हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है? तो इसके मुख्य स्रोत है आलू, फल, केला, आम, जैसे कि अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि, ये सब क्या है?
कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है, कौन सा जीव ऑटोट्रोपिक नहीं है? तो जो कवक है वो क्या है, ऑटोट्रोपिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, कवक ग्रीन होता है, नहीं होता है ना? तो इसीलिए ये ऑटोट्रोपिक नहीं होता है, ये हेटेरोट्रोपिक होता है। हेटेरोट्रोपिक में भी कौन सा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, सड़े गले जगह पे उके करते होता है। जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, नीम। यूग्लिना याद है, प्रोटिस्टा है जो कि क्या होता है, ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा है जो कि खाना खुद का बना पाता है। क्लेमाइडोमोनास ये एक एल्गी है, शैवाल है जो कि खाना खुद का बना पाता है। और नीम की बात करें, ये पौधा है, जो हरा पौधा है ना, नीम का पौधा, तो वो खाना खुद बना लेगा, तो कवक नहीं बना पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? तो वसा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ज्यादा देता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट होगा आंसर। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा आंसर। क्यों? क्योंकि भले वसा तुलना में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो वसा का साइड इफेक्ट है ज्यादा, तो इसलिए हम लोग ज्यादा वसा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। सेल्यूलोज की अधिक मात्रा होती है, तो सेल्यूलोज याद है, पॉलीसेकेराइड है, और ये कपास और कागज दोनों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा दोनों में। समझ रहे ना, समझ रहे ना, यही होगा आंसर। अब हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? इसी तरीके से और भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए, घबराने वाली बात नहीं है। और अगर जो ये वीडियो हो सके तो एक आध वीडियो कभी कभी यूट्यूब पे भी बच्चों के लिए हेल्प के लिए डाल देता हूँ, तो उन बच्चों के लिए कह देता हूँ भैया कि अभी तक भी अगर तैयारी नहीं शुरू किए हो तो यार आ जाओ उदित फार्मेसी ऐप पर, जहाँ पे कि हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का बैच है। बहुत कम कॉस्ट है, 499 रुपये में पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। मैथ भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, बायोलॉजी भी लगभग हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से टेस्ट वेस्ट सब चीज लेते हैं, लाइव वाइव में आपसे इंटरेक्शन भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, 2-3 घंटे पढ़ने को तैयार है पर डे, तो आ जाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।